का अंक होगा। अब इसमें आपको कोई तुक्का नहीं मारना, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको लास्ट की डिजिट उठानी है। आपने लास्ट की डिजिट उठाई और आपने इन दोनों को हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपी टेट के मैथ्स की फुल सिलेबस की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उस सीरीज की, उस श्रृंखला की ये पहली वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि है संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है। अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक टॉपिक से मिल रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। आपको इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए और इसमें जिस टाइप के भी क्वेश्चन, जितने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा अपनी इन वीडियोस में। मैंने ये सोचा है कि आपको 3 से 4 वीडियो मैं संख्या पद्धति की दूंगा और उसमें लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चंस के टाइप मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं क्या करूंगा कि जैसे मुझे एक टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है वो मैं आपको कराऊंगा, तो उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी उसमें आपको मैं सिखाना होगा मुझे, मैं उसी में आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि जब हम लोग उनको अलग से कुछ भी पढ़ते हैं तो वो उतना हमें क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन 2018 में आया था, ये 16 में आया था और इसी के जैसा क्वेश्चन 14 में आया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2011 में आया था, तो वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और हमें एक ये भी चीज़ सीखनी चाहिए यूपी टेट की तैयारी करते टाइम कि किस तरह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका आखिर एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, ये आपको कोई नहीं बताता। आप जाते हो, आप कई बार किसी दूसरे हायर मैथ्स की क्लास में बैठते हो या आप बहुत बेसिक सीखते रहते हो, तो वो आपको ये कोई नहीं सिखाता कि यूपी टेट में वास्तविक में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको इन वीडियोस में ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये सिखाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको कैसे कराऊंगा, मैं संख्या पद्धति पूरा आपको समझा दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस इसके 2011 से 18 तक आए हैं जो नॉन रिपीटेड हैं वो मैं सभी आपको करा दूंगा, क्योंकि जो 2-2 बार 3-3 बार अगर आए हैं तो वो मैं आपको बोल चाहे दूँ, लेकिन मैं बार बार आपको कराऊंगा नहीं। उसके लिए मैंने एक प्लान ये किया है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF फाइल दूंगा जब ये वीडियोस कंप्लीट होंगी, मींस 3 से 4 जब वीडियो हो जाएंगी, तो मैं और वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पर करने पड़ेंगे। और मैं श्योर हूँ कि इतना करने के बाद अगर आपने मेरी बात ध्यान से समझी तो आप आराम से यूपी टेट का जो मैथ्स का एग्जाम है उसमें संख्या पद्धति का पूरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब करके आओगे और वो आपको समझ भी आ जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए पहले 3 से 4 दिन जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो आपको देने पड़ेंगे। आपको रेगुलर वीडियोज़ को देखना पड़ेगा और साथ ही जितना भी कहा जा रहा है, जो भी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिए, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा रहा, तो मैंने फिर से आपसे कहा है कि 2011 से 18 तक के क्वेश्चंस के साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्वेश्चंस का मैं आपको सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, मैं आपको उसके पीछे के जो भी रीजन्स हैं, जो लॉजिक हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी लगेगा वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे बोर्ड पर है, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक है। अब आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। मतलब 0, 1, 2 और 3 सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन सा है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर ये सोचते हैं कि छोटा, और वो आगे भूल जाते हैं कि आगे भी कुछ पूछा गया है, तो वो सबसे छोटा नंबर 0 टिक कर देते हैं और शायद यही कारण भी है कि यहाँ पर 0 सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभाज्य का मतलब ये समझते हैं कि जो किसी से भी कटे ना, जिनकी डेफिनेशन, जिनकी परिभाषा, जिन्होंने अभाज्य की ये पढ़ी होती है कि वो ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, तो वो एक को सही करके आते हैं कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि एक जो है वो संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कटती अपने अलावा।
तो उनके हिसाब से 1 सही होता है। अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि 1 से भी कटे और अपने आप से भी कटे, तो उनको कंफ्यूजन रहता है 1 में और 2 में और 3 में। कुछ लोग ऐसे भी जिनको 2 और 3 में भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 2 जो है वो एक सम है, सम संख्या है, तो वो अभाज्य नहीं हो सकती, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक इकलौती 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहां पर 3 और 2, इनमें आपको जो ऑप्शन चुनना है वो 2 है, क्योंकि आप ध्यान से देख लीजिए कि ना तो 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 3। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों को संदेह में डाले रहता है कि ये 2 होता है या 3 होता है या 1 होता है या 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से कटती हैं, जो विषम होती हैं वो 2 से नहीं कटती हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, एक तो खुद से और एक 1 से। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कहें या इकलौती कहें, आपकी जो एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है वो 2 है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आपका ये आपने करा, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, मतलब इतना ज़्यादा रिपीट होता है। आपको अगर ये सब संख्याएं नहीं याद हैं तो आपको आसानी से किसी भी किताब में ये मिल जाएंगी कि अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है। आप इनको याद करिए। आप कभी भी किसी टीचर से ये उम्मीद मत रखिए कि वो आपको ये चीज़ें लिखाए तब आप उसको पढ़ो। तैयारी आपको करनी है, तो आप ये सब संख्याएं याद करिए। क्योंकि मैं मान लीजिए आपको 5 या 6 तरह की बता दूं, लेकिन आपको 5-6 तरीके की और पढ़नी है। कहाँ से मिलेगी आपको, इसके लिए मैंने बताया है कि जब भी ये वीडियो सभी कंप्लीट होंगी, 2 से 3 वीडियो हमारी कंप्लीट होंगी, तो मैं आपको एक PDF फाइल दूंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो x² प्लस xy प्लस y² क्या होंगे। अब आप एक बात देखिए कि आपको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है कि शून्येतर वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन करना संभव नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब देखिए, शून्येतर संख्याएं वास्तविक संख्याओं से मतलब होता है वो संख्याएं जो कि देखिए अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नहीं है। देखिए मेन बात जो मुझे आपको इसमें बतानी है वो यही है कि अंडर रूट के अंदर अगर ये नकारात्मक संख्या नहीं है तो वो वास्तविक संख्या होगी। वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन जो ये निशान आ रहा है आपका, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी ये वास्तविक संख्या नहीं है। अब अगर ये नहीं है, मतलब ये शून्येतर वास्तविक संख्या आपकी है, इसका मतलब क्या होगा कि वास्तविक संख्या आपकी कौन सी होती है। आपकी √2 भी वास्तविक संख्या है, √3 या सिर्फ 3, मतलब जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं, जो मैंने ये वाली संख्या लिख दी, इसके अलावा आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं, मतलब रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को छोड़ दिया जाए और दूसरा जो बहुत ज़्यादा पॉइंट तक आपकी दशमलव तक कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं संख्याएं, वो वाली संख्याओं को अगर हम लोग छोड़ दें और उसमें से भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो लगातार रिपीट होती हैं जैसे, लेकिन उसके बाद भी वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। ये वाली संख्याएं सब वास्तविक संख्या है। आपकी सिर्फ एक जो वास्तविक संख्या नहीं है वो रूट के अंदर जो है वो निगेटिव का। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी इसके अलावा कोई भी संख्या रखेंगे, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो,
आप देखिए, चाहे हम लोग नकारात्मक संख्या रखें या धनात्मक संख्या रखें, इन दोनों की जगह पर रखेंगे। अगर नकारात्मक भी रखते हैं तभी भी ये दोनों आपका, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर -2 बार आता है तो ये बन जाता है आपका पॉजिटिव, यानी कि 2 बार आया तो पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर यहां पर लगा हुआ है, आपकी ये संख्या है नहीं, क्योंकि ये होगा तो नकारात्मक आ सकता है, तो ये संख्या है नहीं, तो ये हमेशा धनात्मक ही आएगा। ये दोनों तो धनात्मक हो गए। अब उसके बाद बचा ये एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये आपका ये है नकारात्मक और ये है आपका धनात्मक, ये नकारात्मक है ये धनात्मक है, तो उससे क्या होगा, आपको मिलेगा निगेटिव का। लेकिन अगर दोनों ही निगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव मिलेगा और दोनों ही पॉजिटिव हैं तभी भी निगेटिव मिलेगा। लेकिन जब पूरी तरीके से आप इसको देखोगे, पूरी तरीके से देखोगे, तो ये संख्या दोनों हमेशा इससे बड़ी होंगी। तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि हमेशा धनात्मक है। आपका ये हमेशा ही धनात्मक आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने एक को भी नकारात्मक आप ले रहे हैं तो यही पार्ट आपका सिर्फ नकारात्मक हो पाएगा, जो कि इन दोनों से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक आपको धनात्मक ही देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस वजह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा धनात्मक होगा। उसके बाद 1 से 10 तक सभी, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इसमें यहां पर ये भी है, कुछ आपको ट्रिक भी लगानी है और कुछ आपको मीन्स अभी मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा और पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा, क्योंकि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सभी का आपको लासापा निकालना है। आपको इन सभी का लासापा, और जो इन सभी का लासापा होगा वही अगर हमारे इस ऑप्शन में है तो वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो आप लोग को देख के ही पता चल रहा होगा कि ना तो ये इनका लासापा हो सकता है ना ही ये इनका लासापा हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग लासापा निकालेंगे भी तो आपको अभी मैं लासापा निकाल के दिखा देता हूं। उसमें अभी आप ये मत सोचिए कि मुझे ट्रिक से ही करना है, आपको पहले तो ये बेसिक भी आना चाहिए, फिर मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा। जब आप थोड़ा सा ट्रेंड हो जाओगे, जब आप थोड़ा सा जान जाओगे, तो मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा कि आप देख के बता दोगे कि ये आंसर ये होगा या ये होगा। ये जैसे आपने पहचान लिया कि ये और ये नहीं हो सकते। तो अब जब आप लासापा की तरफ जाएंगे तो आपको 2 से काटना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 से तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आपको सबसे पहले 2 से ही काटना पड़ेगा। तो ये साथ में ऐसे ही रहेगा, ये आपने 2 से पूरे को काट दिया। तो जो नहीं कटते हैं उनको वैसे ही लिख दिया जाता है, जो नहीं कटते हैं उनको हमने वैसे लिख दिया। अब फिर से देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, फिर से आप वही करेंगे। आपने फिर से 2 से काट दिया पूरे को। उसके बाद आप फिर से देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 2 ही है, तो फिर से आप 2 से काटेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 से ये पूरी तरीके से कट चुका है। तो अब उसके बाद आप उससे बड़ी संख्या में आएंगे, और आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है इसमें कि आपको कभी भी जो संख्या अभाज्य होती है उसी से काटना है, जो अभाज्य नहीं है उससे नहीं काटेंगे। तो आप 3 से काटेंगे, 1 1, फिर ये आ गया आपका, और उसके बाद आपको सीधे 3 से काटना है एक बार फिर से, फिर आपका सिर्फ 5 और 7 बचता है। तो आप एक बार ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों संख्याओं में से कि ये 7 से 5 से तो दोनों कट जाएंगे। आप एक बार ये चेक कर लीजिए
कि ये 7 से कटेगी संख्या या नहीं कटेगी। मतलब अगर आप ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको लासापा निकालना भी सिखाना था। अगर आप इन सब की गुणा करते हैं तभी भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से 35 आपका आ जाएगा और 35 और ये आपका 70 आ जाएगा, 70 से 140 आ जाएगा, 280 आ जाएगा और 280 को आप जैसे ही 9 से गुणा करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप देखिए, आप इसको करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा ये, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती थी कि आप इसको 7 से काट के देखते हैं, क्योंकि देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, तो ये दोनों तो लासापा में आ रहे हैं, मतलब 7 से कटेगा ही। ठीक है, तो 7 से आप काट कर देखते, ये भी हो सकता है कट जाता, ये भी आपका कट जाता, तो ये ट्रिक हमारी वहां पर इस्तेमाल नहीं हो पाती। उसके बाद हम लोग उसको 3 से भी काट के देखते, हमारा 9 आ रहा है तो 9 से काट के देखते। ये काम हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम लोगों का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हों। तो ट्रिक तो इस्तेमाल आप करिए ही, साथ में आपको पूरा भी आना चाहिए। ट्रिक मैं साथ साथ में आपको बताता रहूँगा, मतलब जो भी नंबर है आपको वो कैंसिल करना, 2 ऑप्शन छोड़ना, ये सब तो आना ही चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 2018 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा भी आप ध्यान देंगे, जितना भी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आने लगेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये चीज़ और एक्सप्लेन होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोगों ने अगले जो 3 क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्वेश्चंस एक तो 2018 में आया है और 2017 में आए हैं, और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आप इस बात को समझिए कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे हो संख्या पद्धति में, उसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और इसको अगर आप 3 से 4 वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको उस तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो सीधा सा होता है कि हमारा टाइम इसमें लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा समय दे दिया तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो इसको किस तरीके से जल्दी किया जाए, तो आपको इस तरह से पहचानना काफ़ी मुश्किल पड़ता होगा। तो आप इसको क्या करिए, इसको दशमलव में चेंज करिए। दशमलव में बदलने के लिए आपको भाग करना ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इन्हीं 2 को बदलिए। जैसे 3/5 है, तो 3/5 को कैसे बदलेंगे? 5 से 3 को कट करना है, आप एक 0 लगाइए, एक दशमलव बढ़ाइए, फिर क्या होगा? आपका ये 5 का पहाड़ा आपको आना चाहिए और आपका ये निकल के आ जाएगा 0.6। जब आपका 0.6 आ गया तो अब आपको दूसरा नंबर देखना है कि आपका 4/5 था, वो कितना होगा। तो आप इसी तरीके से आप इसमें जब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 और 5 का पहाड़ा आपको आता ही है, तो आपका ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों का, एक तो ये और एक ये 2 के बीच में ये होंगे, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं आती है? तो अब आपको थोड़ा सा आपका आइडिया लगना चाहिए कि भाई मुझे देख के आपको पता चलना चाहिए कि इनमें कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक करना है। और आपको एक भी मिल गया ऐसा जो नहीं आता हुआ, और मान लीजिए आपने तुक्का मारा और पहली बार में ही वो मिल गया और आपने अपना चेक करके देख लिया इन दोनों के बीच में, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर खोल के रखना है, क्योंकि अगर आप मैं तो आपको एक चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको अपना दिमाग खोल के रखना है पेपर के टाइम पर कि कौन सा इसमें ऐसा है जो नहीं आ सकता। तो पहले हम लोग कर लेते हैं जो हमारे लिए आसान है। जैसे 2/3 हमें पता है, अगर हम 2 से 3 को काटेंगे आएगा 20। ऐसे करके देख लीजिए आपका आएगा 20 और ये 18, 3 का पहाड़ा आपको आना चाहिए फिर से। तो यानी कि इसका मतलब तो हो गया 0.6।
6 6। और ये देखिए इन दो 6 और 8 यानी 60 और 80 के बीच में 66 आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आ रहा है। ये वाला 7 अब आपको पता होना चाहिए, जैसे नीचे 10 है तो 1 दशमलव लग जाएगा तो 0.7, आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 6 और 8 के बीच में 7 आपका आता है। अब आपका बचा 16/30 और 19/30। अब आपको इन दोनों में से ज्यादा बड़ा ये दिख रहा होगा, तो या तो अब पहले किसी को भी, अब आपके ऊपर, मैं तो अगर करूंगा तो मुझे तो पता है, एक बार में देख के पता चल रहा है क्योंकि मैं मैथ्स काफी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूं। लेकिन आप जो कि आपने अगर छोड़ रखी है तो आपको ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, तो आपको करना पड़ेगा। अब आपको अच्छी बात इसमें क्या दी गई है, आपके लिए अच्छा ये दिया गया है कि आपको इसमें 30 दिया गया, तो आप बस 3 से करके देख लीजिए, आपका दशमलव हो जाएगा। तो 3 पंचे 15, 16 था 15, दशमलव लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप 1 था तो 3 आएगा और 1 आपका 10 भी है नीचे, तो ये 0.5 आपका यहां से हो जाएगा जो कि इससे छोटा है। तो आपको यहां पे पता चल गया कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, 16/30 वाला। इसको अगर आप करते तो आप फिर से देखिए, आपका 6 दशमलव कुछ आता, फिर 1 पॉइंट और लगता तो यहाँ पे 0, ये भी इनके बीच में आ जाता। तो इस तरह से आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि इनके बीच में है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। आप दशमलव में इसको बदलिए और दशमलव में बदलने के बाद आप इसको कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी से 2 आसान क्वेश्चन देखेंगे। पाई एक परिमेय अपरिमेय है, ये थोड़ा सा रुक के देखते हैं। पहले आपको ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं और इसको बहुत ट्रिक से भी बता देता हूं कि किस तरीके से, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट की डिजिट उठानी है इसमें, क्योंकि पूछा गया है कि ये जो संख्या है इसका इकाई का अंक होगा। अब इसमें आपको कोई तुक्का नहीं मारना, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको लास्ट की डिजिट उठानी है। आपने लास्ट की डिजिट उठाई और आपने इन दोनों को करवा लिया, 6 नेम 54, अब और ये 8 दूनी 16। उसके बाद आपने ये करा लिया। अब भी आपको ये क्या करना है, ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई कराना, आपको फिर से ये 4 उठाया, 6 उठाया, आपको क्या मिला 24। तो आपका जो लास्ट का इकाई का अंक आ गया वो कितना आ गया 4। तो ये आपको बहुत आसानी हुई होगी। आपको क्या करना है, जब भी आपको इकाई का अंक इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो इनको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा मल्टीप्लाई करने में वो पूरा पेपर खराब कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप तैयारी कर रहे हो, आप मेरे साथ जुड़े हो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो यहां पर देखिए, आपको कोई भी 2 नंबर हम चूज कर सकते थे और उसके बाद यहां पे लिखा, फिर कर लिया, तो ये इकाई का अंक आसानी से आ गया। उसके बाद पाई क्या है, परिमेय अपरिमेय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि ये आपको पहली वीडियो में ही मैं डिस्कस कर लूं। ये परिमेय है या अपरिमेय, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 22/7 होता है, 22, या कुछ कहते हैं 3.1, तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये 22/7 में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, जब आप मेंसुरेशन के, क्षेत्रामिति के क्वेश्चंस सॉल्व करते होंगे, तब आपने देखा होगा कि 22/7 तो या 3.14 वो कहते हैं कि आप ये इस्तेमाल करिए, कभी पाई की ये वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू है वो हम लोग को नहीं पता है। यहाँ पर 22/7 ये सिर्फ एक एज्यूम करी हुई वैल्यू है, ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, 3.14 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू, ये दोनों ही एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, पाई की एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं है। पाई ये दोनों वैल्यूज आपको दी जाती हैं तभी हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे पाई की वैल्यू ये नहीं है। ये दोनों संख्याएं अगर आपको कभी लिख के दिया जाए कि 22, आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय। आपसे पूछा जाए 3.14 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अगर पाई क्या है, तो आप परिमेय नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अपरिमेय, और कारण मैंने आपको साफ कर दिया है। तो इन 5 क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके संख्या पद्धति चैप्टर की। बहुत कुछ बताना बाकी है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, यूपी टेट
की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी उतनी ज़्यादा वीडियोस ला पाऊँगा। तो आपसे बस यही उम्मीद है, बाकी मुझे आपसे कोई मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि बस इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए। जो भी मदद होगी मैं आपकी करता रहूँगा। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।